key point why HTS won or dominated in Syria and why Bashar al-Assad lost. Bashar al-Assad ने जंग लूज क्यों की? Now, Russia was instrumental to the victory of Assad. जो असाद की विक्ट्री थी 14 से लेके 18 के दरमियान में, उसमें रशिया ने की रोल प्ले किया, लीडिंग रोल प्ले किया. हाउ? Russian jet bombers continued bombardment across Syria. बम्बार्डमेंट कर दी. दूसरा, रशियन ने स्कड मिसाइल फायर कर दिए फ्रॉम कैस्पियन सी से लेके सीरिया पे उसने स्कड मिसाइल फायर कर दिए. तीसरा, रशिया के मिलिट्री ब्रिगेड्स ग्राउंड पे आए और उन्होंने लड़ाई लड़ी ऑन द साइड ऑफ असाद अगेंस्ट ISIS एंड रेबल्स. तो रशियन ट्रूप्स आए, बशर अल-असाद के मिलिट्री का साथ दिया और वो लड़े अगेंस्ट द रेबल्स एंड अगेंस्ट द ISIS. रिजल्टेंटली रशिया, with the help of Russia, Assad government dominated. But now the same Russia is stuck in its own war in Ukraine. Russia खुद war में पंसा हुआ है. More than 200,000 of Russian troops are fighting in Ukraine. Though currently predominantly war freeze हो चुकी है to a greater extent in Ukraine, लेकिन सोल्जर्स वहीं पे डिप्लॉयड है. एक. दूसरा, सेकेंडली, रशिया इज फेसिंग इमेंस सैंक्शंस बिकॉज ऑफ विच इट्स फाइनेंशियल कैपेसिटीज हैव कर्ब्ड, डिक्लाइंड, मिनिमाइज्ड. रशिया सैंक्शन फेस कर रहा है. सैंक्शन किसने लगाए? यूएस ने, यूरोप ने. तो उसकी वजह से रशिया की इकोनॉमिक पोजीशन डिक्लाइन कर गई. On one hand, it is stuck in a military war in Ukraine. On the other, it is financially got weakened. Resultantly, it could not provide the required support to Bashar al-Assad government. Bashar al-Assad की हुकूमत को जो सपोर्ट चाहिए थी, वो सपोर्ट नहीं दे सका. And Assad standing was primarily because of support from Putin. वो सपोर्ट नहीं आई तो उसको गिरना था. वन रीजन. दूसरा, सेकंड मेजर रीजन, वो क्यों गिरा? असाद की हुकूमत इतनी जल्दी, लाइक 1 वीक में पूरी सिचुएशन चेंज हो गई. इतनी जल्दी कैसे हुआ? ईरान वॉज इंस्ट्रूमेंटल टू द विक्ट्री ऑफ असाद गवर्नमेंट फ्रॉम 2011 टू 18. 11 से लेके 18 तक जो बशर अल-असाद की हुकूमत ने विक्ट्रीज ली, उस विक्ट्री में मेजर रोल प्ले करने वाला आफ्टर रशिया कौन था? ईरान. कैसे? ईरान सेंट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स. 12,000 कोई कोट करता है, कोई 14,000 कोट करता है. रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भेजे, प्लस हेलीकॉप्टर्स भेजे, प्लस ड्रोन्स दिए, प्लस वेपन्स दिए. अदर देन ड्रोन, वेपन्स दिए. किसको? असाद हुकूमत को. सो बशर अल-असाद हुकूमत ने जो 2018 तक विक्ट्रीज हासिल की अगेंस्ट द रेबल्स एंड ISIS, उसमें रशिया के बाद दूसरा बड़ा रोल किसने प्ले किया था? ईरान ने. लेकिन नाउ ईरान इज स्टक इन इट्स ओन सिक्योरिटी टेंशंस. ईरान खुद अपने सिक्योरिटी टेंशन में फंसा हुआ है. कैसे? इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इज रिकरिंग. अटैक्स हो रहे हैं, स्कर्मिशेस हो रहे हैं. मेन वॉर नहीं हो रही है, स्कर्मिशेस. कैसे? फॉर एग्जांपल, पहला हमला हुआ ईरानियन एम्बेसी इन दमास्कस. पहला हमला हुआ ईरानियन एम्बेसी इन दमास्कस. उसके बदले में किसने किया? इजराइल ने. उसके बदले में इजराइल पे ईरान ने हमला कर दिया, ड्रोन के जरिए, रॉकेट्स के जरिए. फिर इजराइल ने ईरान पे, अस्फहान पे हमला कर दिया, मिसाइल हमला किया, और फिर इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया. कहां पे? तेहरान में. उसके बदले में ईरान ने
बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए ईरान पे, सॉरी सीरिया पे, इजराइल पे। इन रिटर्न इजराइल ने फिर हमला कर दिया किस पे? ईरान पे। तो ये चीज हम क्या देख रहे हैं? रिपीटेड अटैक्स अगेंस्ट ईच अदर। सो ईरान खुद पंसा हुआ है इन सिक्योरिटी कनंड्रम, is not being able to provide the due support required to Assad government. जो सपोर्ट चाहिए थी तो असाद गवर्नमेंट वो प्रोवाइड नहीं कर सका। रिजल्टेंटली असाद had to flee. Two reasons. Third, Hezbollah was a key factor on the ground in supporting Assad government against the rebels and ISIS. Hezbollah एक मेन फैक्टर था। ईरान और रशिया के अलावा हिजबुल्लाह ने की रोल प्ले किया इन असिस्टिंग असाद गवर्नमेंट, बशर अल असाद गवर्नमेंट। और उन्होंने ट्रूप्स भेजे। यानी आपने जो ये क्या है, मिलिशिया है, ये सेक्टेरियन बेस्ड मलेशिया है जो हम इसको देख रहे हैं लेबनान में। एक तरफ पे जिस जिहादिस्ट वर्जन अगेंस्ट इजराइल है, तो दूसरी तरफ पे हमने जब सीरिया में देखा तो ये क्या था? सेक्टेरियन था। तो उन्होंने अपने फाइटर्स भेजे इन सीरिया और वो लड़ते रहे अगेंस्ट द सुन्नी रेबल्स ऑन वन हैंड एंड ISIS ऑन द अदर। सो बशर अल असाद हुकूमत को मेजर पोटेंशियल ह्यूमन सपोर्ट, फाइटर सपोर्ट मिली इन द फॉर्म ऑफ हिजबुल्लाह। आज वो हिजबुल्लाह इज स्टक, इज अंडर द हैमर, अंडर द वॉर। कैसे? द की लीडरशिप ऑफ हिजबुल्लाह हैज बीन किल्ड बाय इजराइल। दूसरा, इजराइल लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन इन सदर्न लेबनान अगेंस्ट हिजबुल्लाह। तो वो खुद पंसा हुआ है अपने क्राइसिस में। Resultantly, it could not provide support to its ally Assad. It was a classical opportunity, a lifetime opportunity for HTS. Gilani led HTS to fight or to launch the operations and क्या कहते हैं, march towards Damascus, and they successfully did that. And असाद had to go. असाद को जाना था और वो चला गया। सो तीन बड़े रीजन मैंने बताया कि वो क्यों गया। फोर्थ रीजन, अब ये सब कुछ एनालिसिस है। फोर्थ मेजर रीजन, द सपोर्ट टू HTS is visible. That has made the organization powerful enough to capture Aleppo, Hama, Homs, and then Damascus, or major parts of the country. Within 1 week or within days, उन्होंने major parts of the country को capture किया। क्यों? वो खुद capable हुआ। कैसे हुआ? सबसे पहली बात, it worked। जो HTS है, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे काम किया। जिलानी ने 2016 ऑनवर्ड जो HTS का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको बड़ा इंप्रूव किया, और फिर उन्होंने कई सारे इलाकों पे कंट्रोल रिटेन किया। HTS खत्म नहीं हुआ था, कई सारे इलाकों पे उसका होल्ड था। ठीक, सो उनके पास एक तो पहले से सोल्जर्स या जो भी ट्रेंड फाइटर्स थे, दूसरा उनके पास वेपन भी था, और तीसरा देयर इज क्या कहते हैं, एलिगेशन ऑन टर्की। टर्की पे एलिगेशन है कि उसने सपोर्ट किया किसको? HTS को। HTS को सपोर्ट किया है। हयातुल तहरीर अल शाम को उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। क्यों सपोर्ट किया है? क्योंकि टर्की वांट्स SDF टू गेट वीकन। वो SDF को वीक चाहता है, और SDF को वीक करने के लिए अब अल-नुसरा इतना स्ट्रांग नहीं रहा, अल-कायदा नहीं रहा, ISIS नहीं रहा। एक ही फोर्स है जो कि SDF को वीक कर सकता है, एंड दैट इज HTS। तो टर्की पे ये एलिगेशन है कि उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और टर्की जो है क्या कह रहा है? टर्की ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है,
और वो क्या कहता है कि इट इज द राइट ऑफ द पीपल टू चूज देयर गवर्नमेंट। एटलीस्ट सॉफ्ट कॉर्नर HTS के लिए टर्की का मौजूद है। सो इसके बैक पे प्रोबेबली टर्की है।